गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेस। हम आज पढ़ रहे हैं सोशल साइंस बिहार बोर्ड के लिए और हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है और राष्ट्रवाद दो शब्द से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब हो गया कोई विशेष भौगोलिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश। और वाद का मतलब होता है विचारधारा, विचारधारा। यानी राष्ट्र की विशेष विचारधारा, राष्ट्र की विशेष विचारधारा को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महादेश है और राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब होता है कोई खास भौगोलिक परिवेश जहाँ हम लोग रहते हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारा संस्कृति है, वो क्या है? एक विशेष भौगोलिक परिवेश का निर्माण करता है। और वाद मतलब विचारधारा, मतलब हम लोग भारत देश में रह रहे हैं तो भारत क्या है? एक विशेष भौगोलिक परिवेश है। तो भारत में रहने वाले लोगों में जो एकता की जो भावना जो होती है उसी को हम बोलेंगे राष्ट्रवाद। जैसे हमें राष्ट्रगीत की एक हम सम्मान करते हैं, या जब भी पाकिस्तान से युद्ध होता है तो हमें एक मतलब एक एकता होती है कि हम सभी एक देश के नागरिक हैं। तो ये भावना ही जो है राष्ट्रवाद कहलाती है। अब हम देखेंगे आधुनिक विश्व, यानी आज का विश्व, आधुनिक विश्व राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है, प्रतिफल है राष्ट्रवाद। पहले राष्ट्रवाद नहीं था, पहले राजशाही सिस्टम था, मतलब उसमें राजा ही सब कुछ हुआ करता था। तो आधुनिक विश्व राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है राष्ट्रवाद। अब हम राष्ट्रवाद की परिभाषा देखेंगे। राष्ट्रवाद बिहार बोर्ड में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक बार क्वेश्चंस पूछता है राष्ट्रवाद से क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक होती है, एकता की वाहक होती है। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक होने की भावना बनाती है। हम सभी एक देश के नागरिक हैं और ये भावना होना ही जो है क्या है? राष्ट्रवाद है। चाहे हम सामाजिक रूप से
सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से, किसी भी रूप से हम देश के लोगों में एकता की भावना का होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में हुई 19वीं शताब्दी में। यूरोप के 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं शताब्दी में उन्नत एवं आक्रामक रूप से। तो हम समझेंगे पुनर्जागरण मतलब क्या होता है कि लोगों में एक नई चेतना का विकास, एक नए विचार का उदय। तो ये लोगों में ये नई चेतना, नई विकास की शुरुआत जो है यूरोप से हुई। यूरोप की किस घटना से? तो 1789 की जो फ्रांसीसी जो क्रांति जो हुई थी, उसी घटना से 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है अच्छी तरीके से, आक्रामक रूप से, उन्नत रूप से हुई। अब हम देखेंगे कारण, यूरोप में ही राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, इसका कारण क्या था? तो कारण, दो कारण है। पहला नेपोलियन का आक्रमण, दूसरा फ्रांस की क्रांति। ये दो ऐसी घटनाएं हैं, नेपोलियन का आक्रमण और फ्रांस की क्रांति। इन दोनों घटनाओं के ही कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नेपोलियन ने आक्रमण करके फ्रांस की जनता को राजशाही सिस्टम, जो पुरातन जो व्यवस्था था, उसके खिलाफ भड़काया। जनता में एक नई चेतना की विकास हुई। और दूसरी घटना फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में जो है राजा लुई 16वां था और वो जो है ज़्यादातर टैक्स जो है किसान, मजदूर, श्रमिक से ही लेता था। इससे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और लोग विवश होकर जो है फ्रांस की क्रांति शुरू किए। तो इन दो घटनाओं के ही कारण जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब हम देखेंगे इस राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या हुआ? राजनीति अभिजात्य वर्गीय परिवेश से सर्व साधारण वर्ग में प्रारंभ मतलब पहले राजनीति जो है राज दरबार में ही हुआ था। राजा के जो मंत्री जो हुआ करते थे वही राजनीति हुआ करता था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण के बाद अब यह राजनीति जो है आम सड़कों पे भी देखने लगी, आम लोगों पे भी देखने लगी। मतलब हर एक वर्ग के बीच में जो है राजनीति होने लगी। प्रभाव ये पड़ा। दूसरा प्रभाव नेपोलियन अभियान द्वारा नवयुग का संदेश
नवयुग का संदेश, मतलब नेपोलियन ने अपने आक्रमण के साथ साथ अपना अभियान भी चलाया, नेपोलियन अभियान। इस नेपोलियन अभियान ने लोगों में जो है एक नई चेतना, एक नई जागृति का विकास किया। लोग जो है अब राजशाही राजतंत्र में विश्वास न करके अब लोग जो है गणराज्य में, लोग लोकतंत्र में विश्वास करने लगे। फिर अगला प्रभाव नेपोलियन जर्मनी और इटली, नेपोलियन जर्मनी और इटली की रूपरेखा प्रदान की। इसका मतलब ये हुआ, पहले जर्मनी और इटली जो है कई खंडों में बटे हुए थे, लेकिन नेपोलियन के आक्रमण के बाद जर्मनी और इटली में भी जो है एकीकरण की भावना जो है तेज होने लगी। चौथा, नेपोलियन नीति कब बनी थी? नेपोलियन नीति 1804 में। नेपोलियन नीति एवं फ्रांसीसी प्रभुत्व के विरुद्ध देशभक्ति पूर्ण विक्षोभ जगा। मतलब हम देखेंगे कि जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा। राजनीति जो है बड़े बड़े राजा के जो है मंत्री के बीच में हुआ करती थी, राजाओं के बीच में हुआ थी, वो आम लोगों के बीच में होने लगी। नेपोलियन ने अपने अभियान द्वारा लोगों में जो है नई जागृति, नई संदेश, एक नया युग यानी गणतंत्र और प्रजातंत्र की सोच विकसित की। और नेपोलियन ने जर्मनी और इटली जो कई खंडों में बटे थे उनको जो है एकीकरण के रूप प्रदान करने का काम किया। नेपोलियन नीति 1804 में लागू हुई। ये शुरू में जो है जनता के लिए जो है काफ़ी सहायक सिद्ध हुई, लेकिन बाद में ये नेपोलियन नीति के कारण जो है जनता जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि जो नेपोलियन नीति जनता के विरुद्ध में थी। इसी कारण नेपोलियन नीति और फ्रांसीसी प्रभुत्व यानी फ्रांस के जो है प्रभाव के कारण जो है लोगों में जो है देशभक्ति पूर्ण भावना जागृत हुई। अब हम देखेंगे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कब बनी थी? 1804 में। फिर नेपोलियन युग 1804 से लेके 1815 तक के युग को जो है नेपोलियन युग कहा जाता है। फिर नेपोलियन का अंत कब हुआ? 1815 में वाटरलू युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन का अंत हो गया। इसके बाद जो है वियना सम्मेलन होता है। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। फिर मेटरनिख युग
मेटरनिक युग की शुरुआत होती है 1815 से लेकर 1830 तक का युग को जो है मेटरनिक युग कहते हैं, या इसको हम मेटरनिक युग को अंधकार युग भी कहते हैं। मेटरनिक युग को अंधकार युग भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लगी थी। कब हुई थी? 1804 में। और नेपोलियन युग 1804 से लेकर 1815 तक के युग को नेपोलियन युग कहा जाता है। नेपोलियन का अंत 1815 में वाटरलू युद्ध में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। और मेटरनिक युग 1815 से लेकर 1830 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। अब हम देखेंगे, हमने बताया कि नेपोलियन का पतन 1815 में हुआ, तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां, यही विजयी शक्तियां नेपोलियन का हराने का काम की थी। यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई। इस सम्मेलन को वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस भी कहते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। मेजबान देश, इसमें कौन कौन से देश भाग लिए थे? मेजबान देश इसमें भाग लिए थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इस सम्मेलन की खुद मेजबानी कर रहा था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। फिर हम देखेंगे इस सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत, नेपोलियन 1804 से लेके 1815, नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग, जिसको अंधकार युग भी कहते हैं, मेटरनिक युग यानी 1815 से लेकर 1830 तक की युग की
शुरुआत हुई। यानी हम देख रहे हैं कि नेपोलियन का जो है पतन कब हुआ। नेपोलियन का पतन 1815 में वाटरलू वार में हुआ और इसके बाद 1815 में ही यूरोप की विजयी शक्तियां जो नेपोलियन को हराने का काम की, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इकट्ठा हुई 1815 में। और इस सम्मेलन को वियना सम्मेलन भी कहा जाता है क्योंकि ये सम्मेलन वियना में बुलाया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख किया था। इसमें जो मेजबान देश यानी जो भाग लेने वाले जो देश हैं, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। इस सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इस सम्मेलन में ऐसा स्टेप लिया गया कि जो भी नेपोलियन के जो कार्य जो थे, जो भी नेपोलियन के जो अभियान थे, नेपोलियन के जो संदेश थे, उन सभी का अंत और मेटरनिख व्यवस्था की जो है शुरुआत हुई। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिख युग की शुरुआत होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।